नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर के अंक 9 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन खबरों पर या उनका विश्लेषण जो आज के दिन सुर्खियों में हैं, जिन पर आपकी निगाह है, जिनको आप आज तमाम मीडिया में देखते रहेंगे। तो जो सबसे बड़ी खबर के तौर पर है वो एक पॉलिटिकल खबर है। वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भले ही हमारी जो प्रतिनिधिमंडल है वो दुनिया में पाकिस्तान को एक तरह से पूरी दुनिया के सामने नंगा कर रहे हैं, उसके झूठ का नुमाया कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा, कुवैत और तमाम मुस्लिम जो देश हैं वहाँ ये हमारे प्रतिनिधिमंडल वो साफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान और आईएसआईएस यानी दुनिया का सबसे दुर्दांत संगठन एक जैसा एक्ट करते हैं। चूंकि मुस्लिम देशों को आईएसआईएस बहुत आसानी से समझ में आता है तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा। तो उस तरफ तो ये प्रोसेस चल रही है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जनता से सीधा संवाद कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि आपके जो आतंकी संगठन है, जो आपकी आतंकी स्टेट है, इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है, आपको बाहर आना है, नहीं तो उन आतंकियों के लिए हमारे पास गोली तो है ही। तो ये तो एक तरफ है। लेकिन अब देश में चूंकि किसी एक घटना पर रुका नहीं जाता, युद्ध होते हैं, युद्ध हुए हैं और उसके बाद फिर देश की राजनीति आगे चलती है। अब मुझे लगता है बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जा रही है, क्योंकि मोदी 3.0 यानी मोदी 3 का जिस दिन शपथ हुई थी, अब वहां से बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 9 जून से ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ शुरू होगा। यानी घर घर जो कार्यकर्ता जाएंगे, अपनी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताएंगे, उसमें वो सिंदूर भी देंगे, यानी महिलाओं को जोड़ेंगे उस भावनात्मक प्रतीक के जो भारतीयता के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। भले ही इस तरह के बयान आपने सुने होंगे कि इसको मेल शोविनिज्म और पता नहीं पितृत्व सत्ता, लेकिन ये नहीं, ये भारतीय महिला का एक अंदर से किया गया, अंगीकृत किया गया एक भावनात्मक रिश्ता है। तो उसको बताने के लिए, और इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें बीजेपी बड़े लेवल पर अपनी उपलब्धियां बताएगी। इसमें जो कहा जा रहा है, जिस प्रोग्राम को है 9 जून से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि तीसरी बार जो शपथ ली गई थी वो 9 जून को ली गई थी। इसके साथ मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। लेकिन जनसंपर्क के दौरान जो मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को सिंदूर भेंट किया जाएगा, इसको हाईलाइट करने वाले पंपलेट बांटे जाएंगे। इसमें केंद्र का हर मंत्री, एनडीए का हर सांसद, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सब शामिल होंगे। यह प्रोग्राम लगभग 1 महीने तक चलेगा। और जो सबसे अहम बात है, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि लोग कहते हैं कि उनके सांसद, उनके प्रतिनिधि संपर्क नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक जो अपने लोगों से अपील होती है कि आपको आम जनता के साथ कोई संपर्क नहीं काटना है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, हर एक सांसद को हर रोज, ये 1 महीने का प्रोसेस है, उसको 15 से 20 किलोमीटर पद यात्रा करनी है। तो यानी उसके वीडियो भी होंगे, उसकी तमाम जानकारियां सरकार और पार्टी को दी जाएगी। तो ये है कि वो चाहे घूमे ना घूमे इस गर्मी में, लेकिन उसको मिलना तो पड़ेगा अगर टिकट चाहिए तो ये होगा। इसके अलावा मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2 दिन तक, हफ्ते में 2 दिन तक 20 से 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे और लोगों को साथ बताएंगे। मैं इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि किस तरह से बड़े अलग अलग होंगे। जनसंपर्क अभियान होगा, ये हर विधानसभा क्षेत्र में चलेगा, बूथ स्तर पर होगा और 1-2 के फॉर्मूले में, मतलब अलग अलग जगह फॉर्मूले पर कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें 2 से 5 जून तक जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। 7 या 8 जून को दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और इस बार प्रोफेशनल्स तमाम जगह पर बैठकर अलग अलग जगह पर जिलों में नीतिगत विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज होगी। भारत विकसित भारत संकल्प सभा है, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, हम लोग इसको देखेंगे। आयुष्मान शिविर हैं, योग दिवस हैं, तो ये सब हैं जिनको इस आने वाले चुनाव तक बीजेपी अपनी एक लड़ाई, जिस लड़ाई को वो शुरू करना चाह रही है, राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि बाकी लड़ाई में तो हम जीत चुके हैं और पाकिस्तान को उसकी सजा भी दी जा चुकी है। पाकिस्तान को लेकर अलग अलग जगह पर अब बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को वो चोट हर वक्त फील हो रही है। हालांकि झूठ से वो उसको खड़ा करना चाह रहा है। लेकिन एक दूसरी खबर अब हम जिस पर आ रहे हैं, वो खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमियों के मन से छू रही है। वो जमाना चला गया
जब आपका कोर्ट के मसलों से बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं होता था। भारत में कहावत है कि जिसका वक्त खराब आ गया हो, भगवान उसी को कोर्ट कचहरी का मुंह दिखाए। लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश ने अपने हर अंग पर शासन के नजर रखनी शुरू की, जिससे उसकी जिंदगी का रिश्ता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारे सवाल होते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और तमाम जुडिशरी का जो क्रेडिबिलिटी का संकट है, वो एक मुद्दे पर बहुत गहराया, जिस पर इस देश की जनता ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार किया था। वो था जस्टिस वर्मा के घर में जले हुए नोट। आपको याद होगा किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के एक हिस्से में जले हुए नोटों के वीडियो सामने आए थे, और वो बड़ी संख्या में नोट थे। उनकी संख्या का अब ये मालूम नहीं कि वो कितना था, लेकिन ये आसानी से उसका अंदाज लगाया जा सकता है कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा की संख्या थी। तो उसके बाद पूरे देश में गुस्सा हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक कमेटी बैठाई, जो 3 जजों की कमेटी थी। मैं वो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि 3 मई पर उस 3 जजों की कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसको कि तत्कालीन चीफ जस्टिस जो हमारे थे सीजेआई संजीव खन्ना, उन्होंने इस रिपोर्ट जो जजों ने दी थी और जज मतलब सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1 हाई कोर्ट के जस्टिस शामिल थे, तो इन लोगों की रिपोर्ट्स को उन्होंने रिकमेंडेशन के पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया था, महाभियोग की रिकमेंडेशन के लिए। अब ये जो जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए, यानी इम्पीचमेंट के उसके लिए जो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को भेज दिया है। तो यानी जो मानसून सेशन अब शुरू होगा, जिसको ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के 3rd वीक तक वो शुरू होगा, उसमें हम एक एक्शन होते हुए देखेंगे, क्योंकि जस्टिस वर्मा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। सबसे बड़ा तो सवाल ये आया था कि एक डायरेक्ट एविडेंस है, आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये देख लिया, आपकी कमेटी ने जांच की। इस कमेटी में सीजेआई पंजाब थे, एक जस्टिस नवालिया भी थे, और कर्नाटक हाई कोर्ट से वो थे, एक और जज इसमें शामिल हुए थे, जिनको इन रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि जिस तरह के आरोप लगे वो कोरोबरेट हो रहे हैं, यानी वो सही दिख रहे हैं। इस तरह का जब आरोप आ गया, उसके बावजूद भी कोई जांच एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। यानी लोगों के जहन में यही आया कि जिस तरह से जिन पर आरोप है वही उसकी जांच करें। ये बड़ा अजीब सा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार पूरे देश की जनता में एक मनोस्थिति बन चुकी है कि वहां कुछ ऐसा जरूर है जो भारतीयता के अनुरूप नहीं दिखता है, चाहे वो भाषा, और उस पर तो मैं आपके साथ कई बार बात कर चुका हूं कि वहाँ भारतीय भाषाओं का कोई एंट्री ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भारत में बोले जाने वाली किसी भी एक भाषा का कोई भी संवाद वहाँ नहीं हो सकता है जो मान्य नहीं है। आप आपस में बात कर लें कोर्ट चैम्बर के बाहर तो अलग बात है, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में ना वो संवाद कर सकते हैं और ना ही उस पर कोई फैसला लिखा जा सकता। कुछ फैसलों के ट्रांसलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब से ये प्रेशर बढ़ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट भारतीय सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ना कि इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या उसके आइडिया पर चलता हुआ कोर्ट। खैर, इस पर सबसे बड़ी बात जो लोगों के जहन में आ रही है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, कि ये जो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं उसमें आप कोई नया चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब सरकार इस तरह का फैसला लेगी, क्योंकि इस सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को करने के लिए जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाने की बात की थी, जिसके को फिर पीछे हटना पड़ा था इस सरकार को, इससे पहली सरकार को, मुझे लगता है कि अब ये एक राइट टाइम है जब सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना होगा कि आखिर अगर जिन लोगों का इंसाफ हम कर रहे हैं, जिस देश में पंच परमेश्वर की अवधारणा है, क्या उसके अविश्वास के बाद भी हम इतनी बड़ी पीठ का संचालन कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला है। और खासतौर से कॉलेजियम सिस्टम में जो सबसे बड़ी बात आपको जहन में आती है वो ये है कि पिछले इतने लंबे समय में महज 250 फैमिलीज के जज ही आसपास घूमते रहे हैं। हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में वकील हैं, उनका किस तरह से ये फैसला लेते हैं, तो इस पर बड़ी बात हो सकती है। लेकिन आज इतना ही कि ये जो है
हो सकता है कि इस देश में एक नए बदलाव की शुरुआत की पहली कहानी हो सकती है, अगर ये महाभियोग के दौरान और दूसरे इश्यूज पर बात हो जो सुप्रीम कोर्ट्स या कोर्ट्स को लेकर उठ रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूं कि इससे पहले जो इम्पीचमेंट हुए हैं, छोटी सी जानकारी आपको बता देता हूं कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था, उसके लिए मूव किया गया था। इसके अलावा 2011 कोलकाता के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग पास हो गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसमें मिनिमम आपको 100 जज, इम्पीचमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आपको मिनिमम लोकसभा के 100 और राज्यसभा से 50 सदस्य उसको मूव करें। तो मुझे लगता है कि अब प्रधान जो स्पीकर्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के चेयरमैन विपक्षी दलों के साथ भी बातचीत करेंगे। अभी विपक्षी दलों ने कहा है कि इस तरह का कोई हमारे पास डिस्कशन का प्रस्ताव नहीं आया है, तो ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा हम लोग और खबरों पर चलते हैं। खैर, मौसम विभाग का तो आपको वही है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मेरा मौसम चूँकि मुझे बहुत ही पसंद है, मानसून की बारिशें, तो इसीलिए उस खबर को बता रहा हूँ कि इस बार ना अल नीनो है ना ला नीना है, यानी उन दो जिन चक्रों को हम मानते हैं कि उनसे भारत की जलवायु बहुत प्रभावित होती है, इसके बावजूद 106% बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए तैयार रहिए। जून बहुत जो इस तरह की लू की घटनाएं होती थी वो इस बार लू कम होने जा रही है। तो ये एक वैसे खबर है जो मैं प्यार से, मतलब मुझे अपने मन से मैं बताता हूँ। कोरोना की एंट्री पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं चूंकि पहले भी कह चुका था आपको कि कोरोना इस बार इस तरह के रेप में नहीं, उसमें नहीं है रूप में जिसको हम लोग ये मानते रहे कि शायद उससे खतरा हो या हो। इस पर आज एक्सपर्ट्स की बातें अलग अलग जगह से आई हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ कि हर रोज़ 100 के करीब अब वो आने शुरू हुए, यानी 100 के करीब केस आने शुरू हुए हैं, जो कि आप अमूमन टीबी या दूसरे कैंसर जैसे केसों से भी बहुत कम जिनकी संख्या है। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि किसी तरह का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अगर आपको कहीं आप देख रहे होंगे कि इसी तरह के यूट्यूब्स या इस तरह के समाचार माध्यमों पर ये कोशिश की जा रही होगी कि वो डराने की कोशिश करें, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो कोविड-19 का मौजूदा छोटा वेरिएंट J1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही वंशज है, जो पहले हुआ था, आपको याद होगा, जो इंडिया BA 1.529 का है, लेकिन ये ओमिक्रॉन ही चिंता का आखिरी सब्जेक्ट था जो 2021 में पहली बार मिला था। लेकिन इस वायरस में इतना परिवर्तन नहीं हुआ कि उसको चिंता की जा सके। ये एक्सपर्ट्स हैं, चंद्रकांत लहरिया हैं, उसके एक्सपर्ट भी हैं, जिन्होंने इसके बारे में एक पूरी डिटेल लिखी है कि ये जो है JN के कुछ वंशज हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई दिक्कत नहीं। भारत में ज़्यादातर वयस्कों को कोविड-19 के टीके लग चुके हैं, और इसीलिए जो ये सवाल है कि आखिर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये जांच ज़्यादा शुरू हो गई है और संक्रमण की दर इसके हिसाब से देखें काफ़ी कम है। और एक पैटर्न आ रहा है कि ऐसा लगता है कि एक पैटर्न है जिसके तहत कोविड-19 भारत में हर 8-9 महीने उभार दर्ज करता है, और इस बार भी ये मौसमी पैटर्न की वजह से बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी इस खबर को लेकर कि साहब वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि मैं पहले केरल वाली खबर आपके लिए पढ़ देता हूं कि केरल में जो लोग, तमाम लोग ये कोशिश करते हैं, जो ये बताते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी उन तमाम राज्यों में, और विपक्ष पर और बीजेपी पर जिस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको यूनिवर्सिटी बिल के बारे में बताया गया था, जिसमें जो नई बिल लाया गया था, जिसमें आप राज्य सरकार की वो नहीं कर सकते, उसकी नीतियों पर नहीं बोल सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार की कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस पर बहुत सारे थे। लेकिन आज एक और नई चीज आई है। केरल में RSS की प्रार्थना गण गीतम का गायन करने पर मंदिर कमेटी ही भंग कर दी गई। यानी एक प्रोग्राम था, और केरल के शीर्ष मंदिर निकाय त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड जो TDB है, वहाँ एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। उसमें RSS का एक गण गीतम जो वहाँ एक प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, वो भी उन्होंने वहीं से लिया हुआ है, कोई इस तरह का गीत नहीं है, वहाँ की परंपराओं में से एक है। एक मंदिर की सलाहकार समिति को भंग कर दिया गया। यह कार्रवाई कोल्लम स्थित माझी पूजा मंदिर की सलाहकार समिति के विरुद्ध की गई है। और बयान क्या जारी किया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ये बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई का या इन तमाम चीज़ों का 100% लिटरेसी रेट का, ये इधर नॉर्दर्न इंडिया में इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था
कि साहब आप लोग देखते नहीं है किस तरह की स्थिति है। तो इसमें यह है कि यह निर्णय मंदिर परिसर में, जो बयान जारी किया है, यह निर्णय मंदिर परिसर में गण गीतम के गायन, राजनीतिक व सांप्रदायिक संगठनों के झंडे लगाए जाने के बाद जांच में लिया गया है। बोर्ड ने पाया कि सलाहकार समिति ने इस संबंध में गंभीर चूक की है और मौजूदा समय में टीडीबी के नियंत्रण वाले मंदिरों, मंदिर परिसरों में राजनीतिक और सांप्रदायिक संगठनों के झंडे लगाने पर सख्त प्रतिबंध है। वहाँ पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया। वहाँ उन तमाम पर प्रतिबंध नहीं थे जो हत्याएं करते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं। वहाँ से जो आईएसआईएस में भर्तियाँ हुई उन पर वहाँ इस तरह का चेक नहीं था, लेकिन इस पर किया गया। बयान में कहा गया राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठनों की विचारधारा के प्रचार के लिए मंदिर परिषद के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक और बयान पर अब ये कहानी से आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी अगर बयान ना दें तो मुझे कई बार लगता है कि खबर नहीं फिर कुछ दिन की कोई अंक होता है। अलग बात है कि उनकी बयानों से उनकी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलता है ये मालूम नहीं है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा उनके बयानों ने ऑपरेशन सिंदूर में आम जनता की नज़र में भी पार्टी को लेकर ज़्यादा सवाल खड़े किए, बजाय कि उनके उठाए गए सवालों पर सरकार को घेरा जाए। जैसे उन्होंने उसी सवाल का जवाब मांगा जो पाकिस्तान मांग रहा था कि आखिर कितने वो गिरे हमारे विमान, कहाँ गिरे, उसके बाद हमने कितना नुकसान पहुंचाया। इन तमाम सवालों से अभी उनको मुक्ति मिली तो उन्होंने ये सोचा कि चुनाव शुरू होने हैं तो फिर वापस वहीं जाया जाए। तो अब उन्होंने नया किया है। वो जो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी गए थे, उस पर यूनिवर्सिटी ने आपत्ति की थी कि भाई आप पहले इन्फॉर्मेशन देते तो प्रोटोकॉल एक प्रॉपर तरीके से होता। लेकिन ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि शिक्षा के हथियार को कुंद करने में जुटी हुई है। और कारण क्या है कि सरकारी भर्ती में योग्य उम्मीदवारों का न मिलना ही नया मनुवाद है। अभी तक ये देश मनुवाद की मनुस्मृति से जूझ रहा है, ब्राह्मणवाद से जूझ रहा है, इन तमाम के अलावा। और इन सब में ये सारे आरोप हमेशा से कांग्रेस पर विपक्षी पार्टी लगाती रही। अगर आप सत्ता के उस पूरे लंबे संघर्ष को आप देखें 1947 से, तो मैं इस बात को आपके साथ आराम से बहुत सारे रेफरेंस के साथ, या आपसे भी कह सकता हूँ, आप खोज सकते हैं, जाकर देखिए कि पूरे इस कार्यकाल में जितने समय कांग्रेस सत्ता में रही, सबसे बड़े आरोप उस पर यही चिपकाए गए कि वो ब्राह्मण और उन सबको, ब्राह्मणत्व को ताकत देती है, मनुवाद का पालन करती है। अगर आपको याद नहीं तो मैं एक दो कवि बता देता हूँ। बाबा नागार्जुन को पढ़ लीजिए, मुक्तिबोध को पढ़ लीजिए। उन तमाम के साथ आप यही दिखेगा कि वंशवाद, परिवारवाद और मनुवाद, इन सब का पोषण कांग्रेस कर रही है। लेकिन अभी राहुल गांधी को उनके सहयोगियों ने यकीन दिलाया है कि इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, खासतौर से ऐसी सरकार पर जिसका प्रधानमंत्री ओबीसी कोटे से हो। ये मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ओबीसी हैं, लेकिन उनके आसानी से उन पर मनुवाद चिपकाया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आइडिया हो सकता है। जो भी उनका सलाहकार है वो ये नहीं चाहता कि शायद जो एक लोक कल्याण मार्ग है वहाँ तक की दूरी राहुल गांधी तय करें। अब उन्होंने जो कल कहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी पदों की भर्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, कि श्रेणी नया मनुवाद है। उन्होंने कहा यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने की साजिश है। शिक्षा तो स्कूलों में दी जाती है, शिक्षा तो कॉलेजों में दी जाती है, उनका सरकारी भर्ती से तो वो तो कंपटीशन में आते हैं या उसमें है। और अगर इस तरह से है तो आपने देखा होगा उन भर्तियों में उन्हीं कैंडिडेट्स की वापस होती है। ये पहले बहुत सारे जो घटनाक्रम दिखाई दिए थे कि उनको फिर बाद में जनरल से भर्ती किया जाता है। इस पर कंप्लीटली रोक लग चुकी है। आप ये देखिए कि जिस तरह से इस तरह की जातिवाद के वापस उस रूप को उभारने की कोशिश राहुल गांधी की है, वो की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जीत के लिए एक गणित, चूंकि राष्ट्रवाद जब भी हावी होता है या जब भी राष्ट्रवाद मुद्दा बनता है तो उस वक्त सबसे पहले किस मुद्दे की बलि चढ़ती है, उसकी जो जातिवाद है या जो टुकड़ों में बांटता है उन तमाम मुद्दों की। तो लगता है कि जातिवाद का मुकाबला करने के लिए हालांकि पवन खेड़ा या उन तमाम लोगों ने ज़रूर आरोप लगाए होंगे, लेकिन जो लीडर है जिसको आपने पार्टी को चुना है अपने फेस के तौर पर, अगर वो जाति की ही राजनीति पर जोड़ देता है तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी का एजेंडा चुनाव का वही है जो उस पार्टी का अध्यक्ष कहता है।
राहुल एक बातचीत का वीडियो शेयर किया था एक पोस्ट में उन्होंने, जिसमें कहा था बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी हुई है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 60% से ज़्यादा प्रोफेसर, 30% से ज़्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को नॉन फाउंड सुटेबल बताकर खाली रखा गया। ये कोई अपवाद नहीं है, आईआईटी, केंद्रीय विद्यालय, हर जगह यही साजिश चल रही है। अब उन्होंने एक हिंदुत्व के लिए जो हमला उनका लगातार जारी रहता है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का मकसद है दलित आदिवासियों के इतिहास को मिटाना। वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व प्रोजेक्ट का मकसद है दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के इतिहास को मिटाना है। निजीकरण का असली मतलब है कि संस्थाओं से दलितों और ओबीसी को बाहर रखना। कई बार ये लगता है कि एक जो बेसिक समझ होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, कम से कम राष्ट्र की अवधारणाएं किस तरह से, क्योंकि अगर आप आदिवासी इतिहास आपने कितना लिखा गया, दरअसल वामपंथ की जो आइडियोलॉजी है उसको इस समय कांग्रेस के ये महान जो चेहरा हैं राहुल गांधी, वो अपने कंधों पे ढो रहे हैं। कांग्रेस के खुद की जो एक आइडियोलॉजी है उससे कहीं दूर खड़े दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में तो इसी के सहारे उतरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। एक और खबर बांग्लादेश की है, मुझे लगता है कि वो खबर पर छोटी सी बातचीत हो सकती है। बांग्लादेश लगातार वो करता जा रहा है जिससे ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान 2 बन चुका है। वो एक ऐसे देश में तब्दील हो रहा है जो डिवीजन से पहले वापस जाना चाहता है, यानी 1971 से पहले की स्टेट में जाना चाहता है। वो कैसे होगा, क्योंकि इतिहास में तो ये कहा जाता है कि जब आप कुछ कदम आगे चल जाते हैं तो फिर इतिहास में लौटते नहीं, इतिहास में लौटने का नाटक करते हैं, और विद्रूप हमेशा बहुत सारे कंसिक्वेंसेस पैदा करता है। अब ये जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा एक पाई हुई थी, यानी उन्हीं कोर्टों ने उसको मौत की सज़ा दी थी, लेकिन सरकारें बदलती हैं तो कैसे कोर्ट्स भी बदलते हैं। और इस तरह पाकिस्तान या बांग्लादेश सिर्फ कंगारू कोर्ट से ज़्यादा कोई हैसियत रखने वाले उनके कोर्ट नहीं रहे हैं। अभी तक उनके फैसले कभी ऐसे नहीं रहे कि वो जनतंत्र को मजबूत करते रहे। अब इसमें बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए हुए जमात इस्लामी के नेता ATM अजरुल इस्लाम, इनको 73 साल उम्र की, को 1971 के मुक्ति संग्राम से संबंधित युद्ध अपराध से बरी कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमात इस्लामी ने पूरे उस पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का, उस वक्त हजारों लोगों को कत्ल किया था। उसमें जमात इस्लामी थी, जिसका पहला मौक़िफ़ ये था कि ये पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, किसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बहुत लंबे समय तक जमात इस्लामी ताकतवर रही। शेख हसीना ने जब गद्दी संभाली थी 2011 के बाद, उसके जब अपने इस टेन्योर में वो आई थी, उस दौरान उन्होंने उन तमाम लोगों को जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के 20 सदस्यों को एक ही रात में काट डाला था, जिस बंगबंधु को, उन पर सजाएं चलाने की, उनको सजाएं देने की कोशिश की थी। उसमें बहुत सारों को सजा हुई थी, उन्हीं में से एक मुख्य ये थे। अब मुख्य न्यायाधीश सैयद रफ़ात अहमद, चलिए न्यायाधीश का तो फिर नाम आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम को 2014 में बांग्लादेश के 1971 के युद्ध के कारण 13 महिलाओं से बलात्कार, 17 अपहरण और 1256 लोगों की हत्या व सामूहिक नरसंहार में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मृत्युदंड सुनाया था। और उनकी पार्टी ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, लेकिन अब उसी ने कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। सरकारी वकील ने कहा है कि निर्देश दिया गया है जेल प्रशासन को, यदि अन्य मामला नहीं हो तो उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो मुझे लगता है कि एक और खबर थी, एक छोटी सी खबर मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ। 2 बड़ी खबरें हैं कि सरकारें जो हैं, मतलब एक ही खबर के 2 हिस्से हैं, एक उत्तर प्रदेश में से आती है और वही खबर उसका दूसरा पार्ट मध्य प्रदेश में जाता है कि किस तरह से धर्मांतरण के लिए 2 केस हैं। एक में हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से लव मैरिज की और उसने उसका धर्मांतरण कराया लड़के का, लड़के ने खतना करा लिया अपना और उसके बाद धर्म बदल लिया, लेकिन अभी भी उसको कुछ इस्लाम की बेसिक टेनेंट्स फॉलो न करने के लिए उसकी पत्नी उसके साथ नहीं जा रही। अब इस पर वो कोर्ट में गया है, तो उसने बताया कि धर्म परिवर्तन तो मैं चूंकि कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद मुझसे कहा जा रहा है कि और भी आपको फॉलो करना है। इसमें मैं खतना करा चुका हूँ, लेकिन मेरी बीवी को भेजा नहीं जा रहा है। ये बड़ा है। उनके हाथ पर ओम का टैटू लगा हुआ था,
तो पहले उस टैटू को वो कराया गया, धार्मिक टैटू हटवाया गया और उसके बाद फिर उनसे ये कहा गया कि आप खतना कराइए। उन्होंने खतना भी करा लिया। ये मजदूर थे, लेकिन इसके बावजूद उनको अब बाकी सबको करने के लिए कहा जा रहा है। एक और मैं देख रहा था कि एक खबर जो है वहाँ से आई है मध्य प्रदेश से, वो भी बड़ी इसी तरह की। उसमें पुरुष मतलब महिला ने शादी की और शादी करके जब उससे लव जिहाद किया गया, मतलब उसको जब शुरुआत में बताया गया तो कुछ और नाम बताया गया, लेकिन उसने शादी कर ली तो उसको कहा गया कि शादी के वक्त नहीं कहा था कि तुमको धर्म बदलना है। अब उसको गोमांस खिलाया गया, मारपीट कर मतांतरण किया गया और उसकी 5 साल के बच्चे का भी उसकी मर्जी के बिना खतना करा दिया गया। इसके बाद उसने कोई निकाह नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है और रोज़ आप इस तरह की रोज़ खबरें देख रहे हैं, तो ये बताता है कि शायद अभी भी उसका पालन उस तरह से नहीं हो रहा है। तो आज हम लोगों के इस खबरों में खबर के अंक में इतना ही। आज मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाया। कोशिश करूंगा कि हम लोग रात में 9:15 बजे पर लाइव हो सकें। नहीं तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा, आप उसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।